नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की हम अपनी अगली स्टेप्स की तरफ चलेंगे। देखो दोस्तों, अब मैं जो आपको अगली चीज़ समझाना चाहता हूं, ये मेरा लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करके चलूंगा कि किस तरीके से हमारे को अपने फाइनेंशियल ईयर को एनालाइज करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनकी वजह से हम बहुत अच्छे चेंजेस ला पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने फाइनेंशियल को पकड़ पाएंगे। देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने जब शासन किया तो अगर आप उनकी अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करोगे तो उनके पास अकाउंटिंग किस का तरीका बहुत अच्छा था कि वो वहां बैठे बड़े आराम से पकड़ लिया करते थे कि किस जगह पर क्या घपला चल रहा है, क्या गड़बड़ किस जगह चल रही है, और वो कैच कर लिया करते थे। मतलब उनकी अकाउंटिंग का तरीका ऐसा था कि सामने वाले को लगता था कि तो बहुत आसान सा है, लेकिन वो उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ लिया करते थे। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां एक क्वालिफाइड सीए को अपने पास में रखती हैं और एक बड़ी सैलरी उसको देकर चलती हैं, जिससे कि वो अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर पाएं और अकाउंटिंग के जरिए मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बना पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, एक सीए, मतलब एक सीए का जब जब कोई सीए बनता है तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो 2% का रिजल्ट निकल के आता है। मतलब इतने सारे लोग सीए बनने के लिए आवेदन करते हैं और 50 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं। कितना मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है और हम में से मैक्सिमम लोग अकाउंट्स को इग्नोर करके चलते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंटिंग की एक शीट तैयार की है। मैं इस शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। आप उसे इस शीट को व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको इसको बनाना सिखा भी सकता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसके अंदर काफ़ी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करूंगा और मैं इसको शीट को बहुत मॉडिफाई करके बहुत सुंदर बनाऊंगा। तो ये वो धीरे धीरे करके मैं इंप्रूव करता जाऊंगा और मैं आपको वो शेयर भी करता जाऊंगा, आपको सिखाता भी चला जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करके चलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि आपने जो पैसा रिसीव किया। देखो, सबसे पहली चीज़ है रिसीविंग। आपके पास आना चाहिए पैसा। तो पहला पार्ट है आपके पास में रिसीविंग। और रिसीविंग को किसी भी तरीके के एक्सपेंस के बर्डन के साथ मत दबाओ। तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास रिसीविंग। आप लिखो कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, उस अमाउंट को आपने किस पर्पस के लिए रिसीव किया, मतलब आपने ऐसा क्या काम किया जिसके एक्सचेंज में आपको वो पैसा आपको मिला है, किस बंदे से आपको पैसा मिला है। अगर आप उसका एड्रेस जानते हो तो आप उसका एड्रेस और जिस डेट को आपने उस पैसे को रिसीव करा है आप उस डेट में उसको लिख दो। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे तो आप देखकर मतलब बहुत सारी जगह पर आप नहीं बता पाओगे एकदम से कि ये पैसा आपने कहाँ किससे रिसीव किया, और ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप इसे कॉन्टिन्यूसली अगर आप मेंटेन करके चलोगे सिर्फ रिसीविंग पार्ट, तो शीट का जो पहला पोर्शन है, जो पहली शीट मेरे पास है, केवल अमाउंट मैंने क्या रिसीव करा, किस पर्पस के लिए मैंने इस अमाउंट को रिसीव किया, किस व्यक्ति से मैंने इसको रिसीव किया, किस एड्रेस का, अगर मेरे को एड्रेस पता है तो, और किस डेट को मैंने इसको रिसीव किया। तो जब आप रिसीविंग पार्ट को देखोगे तब आपको इतनी खुशी महसूस होनी शुरू होगी कि यार एक हफ्ते में मेरी रिसीविंग क्या है, एक महीने में मेरी रिसीविंग क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में मेरी रिसीविंग क्या है। मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू को मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। मतलब हम में से मैक्सिमम लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी अकाउंटिंग वैल्यू को जनरेट कर लेते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज को जनरेट कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक वैल्यूज को आप जनरेट कर पा रहे हो। अब आप उसको, पैसे को अपने पास रोकने के बारे में सोचोगे, जो कि आपकी अगली स्टेप्स हैं वो आपको समझा पाएंगी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फिर हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं, आपके पास में आउट गोइंग। देखो दोस्तों, इस शीट को बनाने के पीछे का मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। मैंने एनआईएसएम की बहुत अच्छी बुक्स को मैंने पढ़ा हुआ है। और दोस्तों, जब मैं एनआईएसएम के लेवल 1 या लेवल 2 के एग्जाम्स की तैयारी अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ तो मैं उनको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझाकर और सिखाकर चलता हूँ। और ये चीज़ उसमें बहुत डेप्थ में और बहुत डिटेल में समझाई गई है कि उनके पास, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जब भी कभी कोई क्लाइंट आता है, और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। दोस्तों, जब कभी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास एक क्लाइंट आता है तो उसके बाद सबसे पहली बात तो होती है कि सर आप मुझे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो तब दोगे ना जब मुझ पर कुछ पैसे बचते हो। तो मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उसे एक चैलेंज देकर चलता है कि एक काम करो, कुछ भी करके ना किसी तरीके से 10% बचा लो अपनी सैलरी का, बस। केवल तुम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर तुम ये सोचो कि तुम्हारे को जो सैलरी मिलती है उसको तुमने 90% पार्ट पर अपनी पूरी जिंदगी के सारे उधार खर्चे वर्चे सारे चलाने हैं और 10% को तुमने हाथ भी नहीं लगाना है। एक काम करके किसी तरीके से बस 10% मेरे को बचा कर दिखाओ, ये तुम्हारा फाइनेंशियल टारगेट है। बस सिर्फ इतना सी इसे सेव कर दिखाओ। और वो बंदा जाता है किसी तरीके से 10% का लेकर सेविंग कर लेता है। कहते हैं 10% तो तुमने बहुत अच्छी सेविंग करी, तो तुम्हें थोड़ा अपने बारे में पता नहीं था। तुम अगर कोशिश करो ना तो तुम इसे 15 से 20% कर सकते हो। थोड़ी और कोशिश करो कहाँ तक तुम इसमें पहुंच सकते हो।
और जब वो 15 से 20% वो पहुंच जाता है, तब वो जाकर उसके साथ डिस्कस करते हैं कि देखो तुम्हारे पास काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कर कर चल सकते हो। दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इस तरीके से अपने क्लाइंट के फाइनेंसिस को इंप्रूव कर कर चलता है। मैं आपसे हमेशा कहना चाहूँगा कि आपको जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी हो तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाएं, और सेबी भी बड़े आसानी से किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बता कर चलता। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं और मेरा काम है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना और अपने क्लाइंट्स के साथ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताना, और उसके लिए मैं आपसे एक फीस चार्ज करके चलता हूँ। किसी तरीके के आपके किसी ट्रेडिंग का या ब्रोकिंग का कोई भी शेयर मेरे पास में रिसीव नहीं होता और मैं उस पर काम नहीं करता, तो मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट कर नहीं चलता हूँ। दोस्तों, अगले पार्ट पे जब आप आओगे तो वो है आपकी आउटगोइंग। यहाँ आपको अपनी पकड़ के बारे में पता चलेगा कि भैया हमने जो पैसा खर्च किया, मतलब जो अमाउंट आपने स्पेंड किया, तो कौन सा अमाउंट आपने स्पेंड किया, किस पर्पस के लिए उस अमाउंट को स्पेंड किया गया और किस डेट में उस अमाउंट को स्पेंड किया गया। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आपने स्पेंड किया, किस पर्पस के लिए आपने उसे स्पेंड किया और किस डेट में आपने स्पेंड किया, अपने सारे खर्चे आप यहाँ पर लिखते चले जाओ। आपके सारे खर्चे, जब आप अपने खर्चे देखोगे तो बहुत सारे खर्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिनको पर्पसलेसली आपने खर्चा किया है, जिनको सेव किया जा सकता था। तो ये शीट आपको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगी कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनका कोई पर्पस ही नहीं था और पर्पसलेसली हमने उनको खर्च कर दिया, तो उनको डिलीट किया जा सकता हो। ये दो पार्ट, जब आपके दो स्तंभ आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो दिमाग के दो सेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब आप इनको देखोगे तो आपको इससे चेंज दिखाई देगा। दोस्तों, मैं बहुत मतलब मेरे को ये बात कैसे याद है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने आकर मुझसे बोला कि भाई, कि वो ना पेड़ लगाता था, मतलब माली था, गमले बेचता था, और हमारे यहाँ पेड़ देने के लिए हमारे यहाँ आया, 3rd फ्लोर पर चढ़कर आया। उसकी एक अच्छी खासी थी। मैंने पूछा, सर आपको कितने साल हो गए इस काम को करते हुए? कहते मेरे को तो बहुत साल हो गए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा सर, अपने कोई कुछ अच्छे मतलब बच्चों बच्चों की शादी वादी कर दी होगी आपने, और आपने अपना घर वगैरह बना लिया होगा। मतलब मेरी ये बड़ी आदत थी कि मेरे को जो भी मिलता था मैं उससे फाइनेंसिस के बारे में डिस्कशन करना उससे स्टार्ट कर दिया करता था। और मतलब मेरी ये कोशिश होती थी कि मतलब अगर मेरे पास में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं दूसरों को सिखा पाऊँ। तो दोस्तों, उसको मैंने एक बात समझाई कि मैंने कहा एक एक खर्चे का ना हिसाब लिख लिया करो, कि मतलब कि इससे इतने पैसे लिए, इसको इतने पैसे दिए, बस ये लिखना शुरू करो कि 2 रुपए का मैंने मिट्टी खरीदी, 10 रुपए का मैंने ये खरीदा, 20 रुपए का मैंने ये खरीदा। वो कहते हैं कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा आप ऐसा करने से पागल नहीं होगे, ऐसा करने से आप बहुत कुछ चेंज कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हो इसलिए आप पागल बन रहे हो। आप करो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने वहाँ उनके साथ इस चीज़ को मैंने सीखा था, तो मैं आपके साथ में हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट स्पेंड किया गया, पर्पस और हमने डेट लिख दिया। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जनरली वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो हम में से मैक्सिमम लोग अपने ट्रेडिंग के अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। और दोस्तों देखो, मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा। दोस्तों, हुआ ये कि मतलब एक जगह पे मेरे पास ये आया, मतलब एक मैसेज मेरे पास में, जब मैंने अगले दिन अपने अकाउंट्स को चेक किया, और दोस्तों मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया फिर, कि एक अकाउंट को मैंने जब देखा अपना, तो उसके अंदर लिखा होता है कि मेरा जो बैलेंस है वो माइनस का 3,000 है। तो मैंने उनसे कहा कि यार, मैं तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर हुई नहीं, तो मेरे पास में मेरा बैलेंस माइनस का 3,000 कैसे बन सकता है? मतलब मेरा बैलेंस माइनस का 3,000 तो बन ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि जितना पार्ट मेरे पास में है, और सेबी आपको किसी तरीके की लेवरेज प्रोवाइड करने देते ही नहीं है, तो जितना बैलेंस मेरे पास में है, तो उतने बैलेंस की आप मुझे परचेज करने दोगे। 6,000 रुपये अगर मैंने ऐड कर रखे तो आप मुझे 9,000 का सामान तो खरीदने नहीं दे सकते, और अगर मैंने 9,000 रुपये ऐड कर रखे तो आप मुझे 12,000 का सामान तो खरीदने नहीं दोगे। वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा 9,000 में मैं 9,000 के ऑप्शंस को ही बाय कर सकता हूँ। तो मेरे पास में जब मैं 9,000 में 9,000 के ऑप्शंस को बाय कर सकता हूँ, तो मैं 9,000 का ही घाटा कर सकता हूँ। भाई, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मैंने 9,000 का घाटा कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्रोकरेज हो और आपके टैक्सेस हो, तो क्या आपकी ब्रोकरेज और टैक्सेस मिलाकर इतने हो गए कि मतलब 9,000 तो मैंने अपने पूरे खत्म कर दिए? ठीक है, और उसमें भी होता है कि 80% पर आप उसको रोक देते हो, लेकिन चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि मैंने 9,000 की पूरी परचेज की और आपने मुझे नहीं रोका और 9,000 रुपये मेरे पूरे खत्म हो गए। अब फिर उसके बाद में 3,000 रुपये की आपने क्या मुझ पर ब्रोकरेज और टैक्सेस लगा दिए हैं, और जिनके लिए मैं पेएबल हूँ, जिनको मैं पे करके चलूंगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आपके डेबिट बैलेंस अगर मेरे पास होगा तो इसके ऊपर आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, हालांकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब आप जरा मुझे मेरे अकाउंट से एक्सप्लेन करो, मेरे पास मेरी एक एक चीज लिखी हुई है, क्योंकि मैं सब लिख के चलता हूँ। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा हाँ, कुछ अमाउंट ऐसा है जो आपका सेटल नहीं हो पाया है, तो वो ना अभी सेटल होगा। और पहले तो वो चीज़ के लिए काफ़ी अड़े रहे कि भाई ये जो आपके पास में मतलब कोई टेक्निकल ग्लिच होता नहीं है, एक एक रुपए का हिसाब होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा सर टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, आप एक बार चेक करो। फिर जब मैं अपने अकाउंटिंग से मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो मुझसे कहते हैं कि हाँ एक फंड ना तुम्हारा अनसेटल्ड रह गया है, अभी वो ना सेटल नहीं हुआ, तो तुम्हें अगले दिन तुम्हारे को दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों अब आप ये समझो, अगर मेरे पास मेरी अकाउंटिंग नहीं होती और मेरी अकाउंटिंग पर मेरी पकड़ नहीं होती, तो क्या आपको लगता नहीं कि मतलब मैं अननेसेसरी के एक चार्जेस को बियर कर रहा होता। तो मतलब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कभी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, गलत कोई भी हो सकता है, और मतलब गलती भी किसी से भी हो सकती है। किसी का पर्पज़ आपको तंग करना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं होता, और मतलब किसी के बारे में हम ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक छोटे से टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं ऐसे चार्जेस को पे करने पड़ते मेरे को, जो चार्जेस मेरे बनते नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करके चलिए। टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पास आपकी अकाउंटिंग होगी, आप सबको कैच कर लोगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है कि आपने कितना पैसा आपने, अच्छा इसको यहाँ से हटा के अब ट्रेडिंग अकाउंट पे आता हूँ। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में आप हमेशा लिखो कि आपने कितना पैसा ऐड किया, किस डेट को आपने पैसा ऐड किया, कितना पैसा आपने विड्रॉ किया और किस डेट को आपने पैसा विड्रॉ किया, और यहाँ पर आपके पास में किस ब्रोकर अकाउंट के अंदर आपने उसको ऐड किया, इसको आप जरूर लिखो। जब आप ऐसा लिखोगे तब आपको पता चलेगा कितना कितना पैसा आप ऐड कर रहे हो, ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिसके पास काम करके आप ज्यादा नुकसान उठा रहे हो, ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिसके पास काम करके आप ज्यादा फायदा उठा रहे हो। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने सारे ब्रोकर्स में अपने अकाउंट क्यों खोलता हूँ। दोस्तों उसका मेरे पास एक सीधा सा लॉजिक होता है, मैं कभी भी अपना सारा का सारा फंड किसी एक जगह पर इन्वेस्ट कर नहीं चलता। मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं एक जगह पर कुछ अमाउंट, एक जगह पर कुछ अमाउंट, एक जगह पर कुछ अमाउंट रखूंगा, तो एक साथ में बड़ा रिस्क नहीं उठा पाऊंगा। और जब कभी मैं बड़ा रिस्क नहीं उठा पाऊंगा तो किसी एक ब्रोकर पर छोटे ट्रेड कर पाऊंगा। तो जब मैं छोटे ट्रेड कर पाऊंगा तो मेरे पास में 2 या 3 या 4 या 5 ट्रेड जब अगर होंगे, तो उनके अकाउंट्स बनाना उस पर्टिकुलर ब्रोकर के मेरे को बनाना आसान है, उसको चेक करना मेरे लिए आसान है। और कभी अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाती है, जो ऑब्वियसली बात है कभी मेरे फेवर में तो जाती नहीं है, मेरे अगेंस्ट ही जा रही होती है, तब उनसे बात करके मैं उसको रेक्टिफाई भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे को नहीं लगा, आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ कि टेक्निकल ग्लिच से मेरे पास में कुछ पैसे आ गए हों ब्रोकर की तरफ से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ ऐसा जरूर हुआ जो मैंने आपको अपना इंसिडेंस सुनाया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट इस तरीके से बनाओ कि आपने क्या अमाउंट, और ये मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी देखो सर मेरे को तो सिर्फ ये मेंटेन करना चाहिए ना कि मैंने आपको कितना अमाउंट मैंने ऐड किया, उसमें से कितना पार्ट ऐसा था जो मैंने लॉस किया, मतलब कितना मेरा डेबिट बनता है उसको मैं उसमें से माइनस कर दूं, और जो मैंने प्रॉफिट किया उसमें से ब्रोकरेज और टैक्स हटाने के बाद में मैं उसको यहाँ पर प्लस कर दूं। तो इस तरीके से मैं अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करके चलूँ ना। और कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये अमाउंट आप कॉन्टिन्यूस यहाँ पर जो जो आप ऐड करते जा रहे हो यहाँ आप लिखते चले जाओ, और ब्रोकर का नाम जरूर लिखते चले जाओ, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने कितने पैसे किस ब्रोकर अकाउंट में ऐड किए और आप जो पैसा ऐड कर रहे हो। अब देखो यहाँ मैंने अमाउंट ऐड करने की डेट लिखी है, अब जो पैसा आपने ऐड किया आप उसे कभी विड्रॉ भी तो करना चाहोगे, तो इसके आगे आप इस अमाउंट, कितना अमाउंट आपने विड्रॉ करा उस पर्टिकुलर ब्रोकर से, आप वो लिखो और किस डेट को आपने विड्रॉ करा। तब आपको पता चलेगा कि किस ब्रोकर के पास काम करने में आपको कितना फायदा होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं लिखा है, तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे ब्रोकर्स के पास में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं उनको मतलब अपने पास में रखता हूँ, उन्हीं के पास अकाउंट जिनके पास पर मेरे को यकीन है। तो दोस्तों मैंने अपना एक ब्रोकर मैंने 1 लिख दिया, एक ब्रोकर 2 लिख दिया और एक ब्रोकर 3 लिख दिया। अब दोस्तों इनके अकाउंट के अंदर जाकर मुझे कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान का अपने ट्रेड्स को नोट करना, और इसको मैंने सीखा इनकम टैक्स के एक लॉयर के साथ में। तो मेरे एक दोस्त हैं इनकम टैक्स के लॉयर हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। उनके साथ मैं इस चीज़ को समझ पाया कि अगर गौरव, अगर तुम्हें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है, अगर तुम्हें स्टॉक्स में काम करना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो चाहे कागज के ऊपर नोट करो, कागज के ऊपर नोट करके लिख कर दो, लेकिन आप एक एक ट्रेड को लिख कर दो। आपको ब्रोकर ने भेजा कॉन्ट्रैक्ट नोट, आप उसको रीड करो, रीड करने के बाद आप अपने हाथ से लिखो और फिर आप उसको अकाउंटिंग में लेकर जाकर उसको ऐड करो। तो ये मैंने उनसे सीखा, मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोकर के पास जाकर किस तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम 10 ट्रेड करते होगे, आपकी 10 ही एंट्री होंगी, इससे ज़्यादा एंट्री आपकी नहीं होंगी। दोस्तों मैंने देखा कि मेरे पास अगर 3 ब्रोकर हैं, तो 3 ब्रोकर में मेरे अकाउंट है, मान लो किसी में कुछ पैसा डाला है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, मैं मान लेता हूँ सपोज करो मैंने इसमें 20,000, इसमें 20,000, इसमें 20,000, तो मेरे 60,000 रुपये 3 जगह पर डाइवर्सिफाइड है, तो एक साथ में 20-60,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मेरे को सोचने का टाइम मिल जाता है ना। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्रोकर 1 के अंदर। तो ब्रोकर 1 के अंदर मैंने लिखा कि मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने परचेज किया,
ठीक है। तो ब्रोकर वन में जाकर मैं लिखता हूँ कि मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने परचेज किया, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैंने परचेज किया, आप चाहो तो उसकी बाय क्वांटिटी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बाय क्वांटिटी नहीं लिखना चाहते हो या आपके पास टाइम की कमी है, तो आप ये जरूर लिखो कि कितने रुपए का आपने परचेज किया, टोटल कितने रुपए का परचेज किया। सपोज करो आपने बैंक निफ्टी की किसी कॉल को परचेज किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी BNF लिख सकते हो आप कि ये बैंक निफ्टी है। और मैंने सपोज करो किसी कॉल को मैंने परचेज किया, तो मैं सपोज करो 40,000 की किसी कॉल को मैंने परचेज किया, एक एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहा हूँ, तो मैंने 40,000 की मैंने यहाँ पर कॉल लिख दी। अब क्वांटिटी लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप भी इसके अंदर लिख दो कि भाई मैंने इसके अंदर जो पैसे लगाए अपने 3,000 रुपये लगा दिए, 3,000 रुपये का मैंने परचेज किया। मेरे पास सेल करने की क्वांटिटी क्या है, मतलब मैंने किस क्वांटिटी, मतलब कैसे मैंने इसको सेल किया, तो मुझे यहाँ पर अपना जब मैं सेल करूंगा तो कितने पैसे सेल करूंगा, तो मैंने 3,000 रुपये की खरीदी है और मैं मानता हूँ कि मान लो मैंने 3100 रुपये की मैंने इसको मैंने बेचा है। तो 3100 को बेचने के बाद में क्या होगा, ब्रोकर की ब्रोकरेज भी इसमें से माइनस होगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रोकर की जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर लिख दो। कोई आपके पास स्टैंडर्ड टैक्स है, अदर टैक्सेस है, तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना सारे टैक्सेस को कैलकुलेट करो और यहाँ पर आप क्या लिख दो, टोटल टैक्स लिख दो कि टोटल टैक्स मेरा कितना लगा, मतलब ब्रोकर, अब इसके अंदर टोटल टैक्स कितना लगा, मैं मान लेता हूँ ब्रोकरेज जो मेरी लगी है वो 40 रुपए की है, 45 रुपए की है, 60 रुपए की, एग्जाम्पल लेके चला हूँ, 60 की मान लो ब्रोकरेज लगी है और मेरा जो टोटल टैक्स लगा है आपके पास में, मैं मान लेता हूँ 35 रुपए का मेरे पास टोटल टैक्स लगा है। तो मेरे पास प्रॉफिट हुआ या फिर मेरे को लॉस हुआ, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यार कि 3100 रुपये का मैंने बेचा था, तो मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए इसके अंदर, तो मैंने कहा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल्स टू में जाएंगे, हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास में परचेज अमाउंट कितने का, 3,000 का, हमने क्या सॉरी एक सेकेंड, परचेज सेलिंग अमाउंट कितने का आपके पास में 3100 का, एक सामान को मैंने 3100 का बेचा, उसमें से माइनस करा मैंने ये 3,000 रुपए को, उसमें से माइनस करा मैंने इस ब्रोकरेज को, और उसमें से माइनस करा मैंने आपके पास में इस टैक्स को। तो मैंने इन चीजों को माइनस करा और मैंने एंटर मार दिया। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि मैंने 3,000 का सामान 3100 रुपये में बेचा, टोटल प्रॉफिट जो मेरे को हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट मेरे को इसके अंदर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं इसको नोट करना शुरू करूंगा तो यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो सपोज करो मैंने निफ्टी को NIF लिख दिया, जैसे बैंक निफ्टी को BNF लिखा, निफ्टी को मैंने आपके पास में NIF लिख दिया, तो मुझे आगे हमेशा याद रहेगा। निफ्टी की मैं मान के चलता हूँ कि मान लो आपके पास में मैंने कोई मतलब 19,000 की मान लेके चल लेते हैं कि 19,000 की मैंने किसी कॉल को परचेज किया है। इन द सेम वे कितने अमाउंट में परचेज किए, कितने अमाउंट में सेल किया है, क्या मेरे को ब्रोकरेज लगी है, क्या मेरे को टोटल टैक्स लगा है और उसमें मेरे को प्रॉफिट रहा है या लॉस रहा है। तो प्रॉफिट को आप केवल प्रॉफिट की जगह लिखिएगा, लॉस को आप केवल लॉस की जगह लिखिएगा, फिर बाद में आप टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस कैलकुलेट करके चलिएगा। तो एक दिन में 10 एंट्री करने में आपको ज़्यादा देर इसके अंदर नहीं लगेगी। बिल्कुल सेम तरीके से आपको अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए ब्रोकर 2 के लिए, मेंटेन करना चाहिए आपको ब्रोकर 3 के लिए, मतलब तीनों के अंदर बिल्कुल सेम तरीके से आप करोगे तो बहुत इजीली आप हर जगह के प्रॉफिट और हर जगह के लॉस को आप अलग अलग कैलकुलेट कर पाओगे और बहुत आराम से आप देख पाओगे, और इनसे आपको कभी टैक्सेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई आप स्टॉक परचेज करोगे तो आप स्टॉक का नाम लिख दोगे, जैसे सपोज करो आपने रिलायंस को परचेज करा तो आप रिलायंस की सिक्योरिटी का नाम लिख सकते हो, वरना आप पूरा रिलायंस भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार आप उसे अगर लिखोगे तो फिर अगली बार में आपको ये खुद ही ढूंढ के देना शुरू कर देगा और आप कभी भी इसको निकाल सकते हो बहुत आराम से। अब इसके अंदर एक और चीज आप जो कर सकते हो वो ये कि देखो वो चीज़ है आपके पास में डेट, तो आप इसके अंदर एक कॉलम अगर आप चाहो तो डेट का आप जरूर डाल सकते हो, तो डेट भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि मैंने जो परचेज अमाउंट करा, तो मैं यहाँ पर आपके पास में एक कॉलम इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ और बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास यही एक कॉलम सेलिंग अमाउंट का, मतलब कितने का मैंने बेचा, मैं वही वो कॉलम भी यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपके पास में परचेज अमाउंट क्या है आपके पास में, मैंने देखा डेट, मैंने किस डेट को मैंने परचेज करा, और मैंने आपके पास में सेल करा तो सेल मैंने किस डेट को मैंने सेल किया। तो इस तरीके से डेट भी हमारे पास बन जाएगी। दोस्तों इस शीट को मैं थोड़ा सा और सही करके मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे अगर आप ये शीट मुझसे रिसीव करना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इसको नोट कर लिया, सेम तरीके से हमने ब्रोकर 2 को और सेम तरीके से हमने ब्रोकर 3 के लिए हमने लिख लिया, तो ये चीज आपको याद रहेगी। अब दोस्तों अगला पार्ट जो हमारे पास में आता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, अपनी सारी रिसीविंग, हम लोगों ने लिखा अपने सारे एक्सपेंसेस को, हमने लिखा आपके पास में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा ऐड किया, कब हमने ऐड किया, कब हमने बाहर निकाला और कितना पैसा हमने बाहर निकाला, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास
किस ब्रोकर के पास हमने उस पैसे को ऐड किया। दोस्तों उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास में हमने क्या उधारी ले रखी है, मतलब हमारे पास में क्या हमारे लोन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आगे आपको चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा। तो मुझे लिखना चाहिए कि कोई अमाउंट मैंने परचेज कर, जैसे सपोज करो मैंने एक 50,000 रुपये का फ़ोन परचेज किया, तो मैंने अमाउंट टेकन 50,000 का, मैंने किस बैंक से परचेज किया, तो मतलब ये लोन मैंने इस तरीके से 50,000 का लोन मैंने ईएमआई पे लिया, तो मैंने कितना आपके पास में इससे इंटरेस्ट लोन लिया, तो किस बैंक से मैंने लोन लिया, तो 50,000 का, सपोज करो मैंने 50,000 का लोन लिया, तो मैंने 50,000 लिख दिया, तो मतलब 50,000 का एक फ़ोन मैंने लोन पर लिया। ठीक है, मेरा क्या आपके पास में अब पर्पस क्या हो गया, मैंने फ़ोन लिया, तो मैं इसका फ़ोन लूँ, 50,000 का मैंने फ़ोन लिया है। अब आपके पास ये चीज़ मेरे एक्सपेंसेस में भी पड़ी हुई है, यही चीज़ मेरे पर्पस में यहाँ पे भी पड़ी हुई है। अब मैंने किस बैंक से लिया, तो मैं इसमें लिखूंगा कि भाई ये जो मैंने बैंक था कोई भी हो सकता है, मैंने सपोज करो आरबीएल बैंक से मैंने इसको परचेज किया, भाई लोन लिया, तो कितने इंटरेस्ट पे लोन लिया, इंटरेस्ट पार्ट मुझे जरूर लिखना चाहिए आपके पास में कि टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं मान लो मेरे को 5,000 रुपये का इसमें इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ रहा है, कितने की ईएमआई मेरी बन रही है, तो इससे मेरा डेब्ट सर्विंग रेशियो कैलकुलेट करना मुझे आसान हो जाएगा। मैंने कहा मान लो 3,300 रुपये की मेरी ईएमआई बन रही है, उसके लिए अमाउंट मैंने टोटल कितना इसको पे कर दिया, तो मैंने कहा यार 55,000 रुपये मैंने इसको पे करा है। ठीक है जी, तो ये 55,000 मैंने इसका पे करा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 55,000 मैंने पे करा है आपके पास में, और किस डेट को जाकर आपके पास में एंड होगा, मैं इस डेट को यहाँ पर जाकर लिख दूंगा, या मैंने इसे किस डेट में मैंने परचेस करा मैं इसको लिख दूंगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डेट जो मेरे पास में स्टार्ट होती है, और मेरा ये लोन कब तक जाकर खत्म होगा, मेरी ईएमआई कब जाकर खत्म होगी, तो उस डेट की मैं एंड भी यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं जब इस शीट को देखूंगा और हर बार ऐड करता जाऊंगा, तो मैं देखूंगा यार अभी ऑलरेडी मेरा ना एक उधार चल रहा है, और ये उधार ना भी खत्म होने वाला है, जब ये उधार खत्म हो जाएगा तब जाकर मैं कोई अपना अगला उधार लूंगा। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो हमारे फाइनेंसेस को हेल्प करने में, मतलब मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करेगी। उम्मीद करके चलता हूँ कि ये लेक्चर आपके पास में, एक और लेक्चर आपको मैंने जो दिया है पिछले लेक्चर के जैसा लेक्चर लगा होगा या उससे बेहतर भी लग सकता है, और ये शीट आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।